हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स नोट के करंट अफेयर क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार, करंट अफेयर फैकल्टी ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, आज है 19 जुलाई और आज अपन 19 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे और कल होगा मंडे, तो अपन कल मंडे को कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं डेली का, लेकिन साथ ही साथ एक और जो जानकारी होती है वो कोरोना वायरस को लेकर होती है। मैं हर एक मंडे को बताता हूँ कि कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है और मैं एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जो न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ, अर्थात जो करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें हर एक पोर्शन को अलग कर दिया जाए। अर्थात IBPS बैंक के लिए भी हाल ही में आपको पता होगा भर्ती निकली हुई है, इनका एग्जाम होने ही वाला है, तो इसके लिए अलग से करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाए। UPSC IAS की जो परीक्षा होती है उसके लिए अलग से करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाए। हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही आपको ऐसा करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज 19 जुलाई का करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या क्या अच्छी अच्छी न्यूज़ रही हैं आज के करंट अफेयर में। और हर एक करंट अफेयर को पढ़ने के बाद में इसका एक क्विज भी आपको मिला करेगा। कुछ ही दिन के बाद हम क्विज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्विज को भी सॉल्व कीजिएगा आप। तो चलिएगा आज देखते हैं अपन क्या आज की न्यूज़ रहती है। तो सबसे पहले एक दिवस है जिसका नाम क्या है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसको प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये क्या है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, या फिर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है और आज हो चुका है 19 जुलाई, अर्थात 2 दिन पहले इसको मनाया गया है। और ये रहा इसका लोगो, अर्थात ये न्याय का प्रतीक है, आपको पता ही होगा, है ना। यहाँ पर ये क्या होता है ये आप जानते ही हो, जज इसका यूज़ करता है और ये न्याय का प्रतीक होता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात आप बता दीजिएगा, आपने देखा होगा एक महिला ये तराजू लिए हुए खड़ी होती है हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाइए आप वहाँ पर, तो ये जो महिला है वो कौन है, हु इज़ दैट लेडी, मतलब उस महिला का नाम मुझे बताइएगा जो इसको ये तराजू पकड़े हुए खड़ी हुई है। तो चलिएगा आज की न्यूज़ अपन इस दिवस से स्टार्ट करते हैं। न्याय हमें हमेशा मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। और इस न्याय का संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो आपको पता होगा, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वहाँ पर इस न्याय का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर 3 तरह का न्याय बोला गया है। उसमें एक न्याय होता है आर्थिक न्याय, है ना, एक होता है सामाजिक न्याय और एक होता है कौन सा, राजनीतिक न्याय। ऐसे करके ये 3 तरह के न्यायों का उल्लेख वहां पर किया गया है भारत के प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में केवल अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, इसके अलावा कभी संशोधन नहीं हुआ। और ये संशोधन 1942 में हुआ था। इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, अगर आप जीके पढ़ते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और जरूर आपको जीके पढ़नी चाहिए, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, है ना, जरूरी रहता है। चलिएगा अपन चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आज की जो सेकंड न्यूज़ है वो क्या है अभी अपन देखेंगे। इनको देखिए, इनसे मिलिएगा। ये कौन है आपको पता होगा, ये हमारी वित्त मंत्री है वर्तमान में। इनसे पहले जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका नाम था अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली। तो ये मौजूदा वित्त मंत्री कौन है अभी, ये हैं निर्मला सीतारमण जी। तो ये जो न्यूज़ है, अर्थात वित्त मंत्रालय से जो भी न्यूज़ निकलती है वो IBPS बैंक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बैंक के एग्जाम अभी होने वाले हैं, IBPS RRB के जो एग्जाम आएंगे उसमें जो जीके का पोर्शन आएगा उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। उनमें से जो वित्त मंत्रालय से जो न्यूज़ निकल के आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अब आने वाले टाइम में ऐसा कर दूंगा कि हर एक डिपार्टमेंट की आपको अलग अलग न्यूज़ मिले, अलग से एग्जाम के लिए आपको अलग न्यूज़ मिलेगी, तो आपका बेनिफिट अच्छा रहेगा। मैं जल्दी ही इस पर कोशिश कर रहा हूँ। चलिएगा अपन देखते हैं इनके बारे में क्या न्यूज़ निकली है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने क्या किया है, भारत के जो 28 राज्य हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य बचे हुए हैं, 28, पहले 29 थे, लेकिन एक जो जम्मू और कश्मीर है वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी, 7 + 2 बराबर कितने, 9। और ये थे पहले 29, अब कितने रह गए, 28। तो इतने राज्य यहाँ पर हैं। तो इस राज्य में जो टोटल 2.63 लाख जो रूरल लोकल बॉडीज़ यहाँ पर फैली हुई हैं, अर्थात इसको अपन रूरल लोकल बॉडीज़ यानी कि RLB शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे कि पंचायती राज होती है ना, ये सभी चीज़ें। तो
ये जो बॉडीज फैली है इनके लिए 15,187 करोड़ रुपए की अभी आर्थिक सहायता दी है वित्त मंत्री सीतारमण जी ने। और ये किस लिए दी गई है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ जो रूरल एरिया है वहाँ पर पानी जैसी समस्या होती है, पानी नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई और अन्य छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनकी सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इन सभी सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाया जाएगा और इसमें ये जो धनराशि है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो ये किसके लिए भी अब क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि अभी हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 28 राज्यों में फैले हुए 2.63 लाख जो रूरल लोकल बॉडीज हैं इनके लिए कितने रुपए दिए, या तो ये याद कर लो, या फिर जो रुपए दिए हैं वो किसको दिए हैं, तो वो याद कर लो आरएलबी को। ठीक है, चलिएगा। देखो आरएलबी का एक चित्र मैं आपको दिखा दूं, ये है कुछ रूरल एरिया का चित्र है और यहाँ पर ये लोकल बॉडीज होती हैं। अच्छा, पंचायतें, या आपने देखा होगा प्राचीन काल में पंचायत हुआ करती थी, ये वही पंचायत का सीन है। पंचायत में लोग आते थे और जो समस्याएं होती थी उनको शेयर करते थे। चलिएगा, तो वित्त मंत्री सीतारमण जी के बारे में आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि ये वर्तमान में जो सदस्य हैं वो देखो किसकी सदस्य, मतलब लोकसभा की सदस्य हैं या राज्यसभा की सदस्य हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी मंत्री पद बनने के लिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो हैं वो किसकी सदस्य हैं, अर्थात ये लोकसभा की सदस्य हैं या फिर राज्यसभा की हैं, तो ये किसकी हैं, राज्यसभा की हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं हमारी जो सीतारमण जी, वो राज्यसभा की सदस्य हैं। और इसके अलावा इनसे पहले अरुण जेटली थे। तो ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं वो कितने में क्रमांक की भारत की वित्त मंत्री बनी हैं और प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं या नहीं है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन। आज की नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिएगा ये भारत है हमारा, है ना। और भारत को थोड़ा सा अपन जूम करके देखेंगे, ये थोड़ा सा ऐसा देखिएगा। तो इस भारत में आपको एक राज्य दिख रहा होगा, ये पिंक कलर का, ये वाला, है ना। ये भारत में एक राज्य है जो कि ऐसा ऐसा जाता है और इस राज्य का नाम क्या है मेरे दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में को लेके अभी एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है आइए मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखिएगा क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने राज्य की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, मतलब यहाँ पर जो राज्य है उसमें जो अपनी संस्कृति, हर एक राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा मैं यहाँ पर, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, तो दाल बाटी चूरमा जो है ये बताओ वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो ये भी किसी एक पर्टिकुलर राज्य की ही संस्कृति है। ठीक है, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोक देवता होते हैं, देवियाँ होती हैं, कुछ त्यौहार होते हैं। तो उस तरह की संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या होता है, प्रशासन की जरूरत पड़ती है। अब प्रशासन में अगर एक ही प्रशासन को बहुत सारा काम अगर आप दे देंगे तो वो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में इसको बचाए रखने के लिए, किसको, संस्कृति को, और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, छत्तीसगढ़ कल्चर काउंसिल का गठन हाल ही में किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अब इसमें संस्कृति विभाग की जितनी भी इकाइयाँ होंगी वो सारी की सारी इकाइयाँ इसी काउंसिल या परिषद के अंडर में कार्य करती रहेंगी। तो ये रहा छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ के कौन है, सीएम है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो सीएम उनका नाम आपको मैं बता दूं, उनका नाम आपको क्या मिलेगा, भूपेश। ठीक है, भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, सॉरी ये मुख्यमंत्री जो आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, ये रहे। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है ये मुझे मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। ये एक महिला है जिनका नाम क्या है, अनुसुईया जी। ठीक है, अनुसुईया वर्तमान में कौन है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये तो छत्तीसगढ़ दिख रहा है, भारत के 28 राज्यों में शामिल है ये वर्तमान में। इसके अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गठन की। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था मेरे दोस्तों, वो होता है कब, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य बना था। अर्थात इसके बाद में 3 राज्य और बने, लेकिन अब एक घट गया है तो बचे हैं 28 राज्य। और आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में एक बहुत पहले के टाइम पे, देखो ये 26वां जो राज्य बना है ना वो किससे अलग होकर बना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारे भारत देश में एक राज्य इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हटके ये राज्य बना है छत्तीसगढ़। और एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है कि बहुत पहले के टाइम पे यहाँ पर 36 गढ़ होते थे। ठीक है, गढ़ एक क्षेत्र हुआ करता था पहले, तो 36 गढ़ होते थे इस क्षेत्र में, तो इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ चुका है।
तब से ये अभी भी चल रहा है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरव्यू, एक ओवरव्यू था छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। चलिएगा अपन अगले न्यूज़ पर चलते हैं। और ये छत्तीसगढ़ प्रशासन का एक लोगो है, इस प्रकार का दिखता है। हर एक राज्य का अपना अपना अलग लोगो है। ये छत्तीसगढ़ शासन का लोगो है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, पहचान सकते हैं आप। चलिएगा फिर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से देखिएगा ये क्या है, ये भारत है। और भारत में आप देखेंगे, इधर आइएगा तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसके बाद पड़ोस में जो ये वाला राज्य है जिसका नाम क्या है, असम, इसको देखिएगा। असम बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। असम कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कल की क्लास में ही मैंने आपको असम के बारे में एक छोटी सी डिटेल दी थी कि ये बाढ़ के कारण तो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है ही, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बाढ़ आ रखी है उसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मतलब यहाँ पर जो नदियाँ वगैरह बहती हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। चलेगा तो अभी जो न्यूज़ है वो क्या है वो देखेंगे अपन। देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पोबा। तो वर्तमान में जो असम का पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, ये असम राज्य में स्थित है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है ना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इस फॉरेस्ट रिजर्व को जो यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, इन्होंने इसको एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए अपग्रेड की, मतलब अपग्रेड किया है, अपग्रेडिंग की है, ठीक है। सॉरी, अपग्रेडिंग, ठीक है। कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि इसको अब वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये फॉरेस्ट रिजर्व था, अभी वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। आने वाले समय में हो सकता है इस पर और ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ तो ये नेशनल पार्क भी बन जाए, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे, अभी तो नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम समय लगेगा इसमें। अच्छा, जो ये है फॉरेस्ट रिजर्व, इसकी जो स्थापना की अपन बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1524 नहीं बल्कि 1924 में हुई थी, थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। और इसका जो है क्षेत्रफल है वो 10,522 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य अब बन चुका है, अभी तक ये फॉरेस्ट रिजर्व था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पोबा फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है ना। तो आपको पता होना चाहिए असम राज्य में स्थित है, क्योंकि ऐसे रिजर्व बहुत ही कम न्यूज में रहते हैं और इस वजह से एग्जाम में पूछ भी ले जाते हैं और स्टूडेंट इनको याद भी नहीं कर पाता ठीक से। एक्चुअल में देखो, एक और बात ये आपको बता दूं कि ये वाला जो रिजर्व है वो मानव जनित क्रियाओं की वजह से, यहाँ पर मानव जनित क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि लकड़ी काटना है ना, कुछ और भी वजह होती हैं। तो और फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि देखो बाढ़ है, या जो यहाँ पर सियांग नदी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव कर रही है, ऐसी समस्याओं से ये जूझ रहा है ये वाला वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर फॉरेस्ट रिजर्व। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुविधा में भी है और इस वजह से ये चर्चा में भी है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पोबा फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में है, ये असम राज्य में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए असम के बारे में, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि सीएम बता दिए हैं। और असम के बारे में पिछली क्लास में मैंने डिटेल आपको काफ़ी बता रखी है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, मानस नेशनल पार्क यहाँ पर है, और एक और नेशनल पार्क यहाँ पर है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सा है। अगर आपने कल की क्लास पढ़ी होगी तो आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। ये रहा असम, ये देखो यहाँ पर ये इसके जिले आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार से इधर से बांग्लादेश से टच होता है और इधर से तो भारत के राज्य टच होते हैं, इधर से ये अरुणाचल प्रदेश से टच होता है। और इधर जाएंगे अपन आगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक देश जिसका नाम क्या है, ये जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है। चलिएगा, ये है असम का क्षेत्रफल, ये आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा होगा असम का। ये यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है, ये नदी है, इस नदी पर ये पुल बना हुआ है। चलिएगा, हाँ जी, इसके बारे में देखिएगा, अगली न्यूज़ है, इनसे मिलेगा। ये कौन है मेरे दोस्तों, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ये श्वेत राष्ट्रपति हैं, काले हैं, काले, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे इसके लिए, रंग भेद की नीति इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रंग भेद के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी किया था इन्होंने, है ना। क्या नाम है इनका, आइए मिलवाते हैं इनसे। ये रहे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, न्यूज़ इस बात के लिए चर्चा में अभी हाल ही में अर्थात कल ही क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। यूएनओ ने इसको मनाने की जो घोषणा कर दी थी वो कब कर दी थी, वो नवंबर 2009 को स्थापना घोषणा कर दी थी कि नवंबर 2009 से प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा। कौन थे ये नेल्सन मंडेला जी, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो वहीं पर अफ्रीका में ही हुआ था। और एक्चुअल में कब हुआ था इनका जन्म, तो जन्म आपको पता होना चाहिए 1918 में वो इनका जन्म हुआ था।
और इनकी मृत्यु 2013 में हो गई थी। ठीक है, अर्थात अभी से 7 साल पहले लगभग इनकी मृत्यु हुई है। और एक्चुअल में ये दक्षिण अफ्रीका के, है ना, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन रहे मेरे दोस्तों? ये नेल्सन मंडेला जी ही रहे हैं। और 1990 में इन्होंने क्या किया था, मतलब इससे पहले तो ये काफ़ी प्रयास करते रहे इस रंगभेद के खिलाफ। कई बार इनको अंग्रेजों का भी सामना करना पड़ा और फाइनली जाके 1990 में इन्होंने क्या किया, एक नए दक्षिण अफ्रीका की स्थापना की। और फाइनली जाके क्या होता है, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। तो 96 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं वहाँ के अफ्रीका के। तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक्चुअल में ये भारत भी आ चुके हैं, भारत भी घूम चुके हैं। नेल्सन मंडेला जी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। तो और इन्हीं की तर्ज पे यूएनओ ने क्या किया, 2009 में ये घोषणा कर दी थी कि अब इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा, जो कि रंगभेद की नीति के प्रतीक है। ठीक है, चलिएगा अभी चलते हैं अगले न्यूज़ पर। देखिएगा मिलेगा इन लोगों से, ये कौन है आप जानते ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि इनको तो आप जानते ही होंगे, जहाँ तक उम्मीद है कि इनको तो अब भारत का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी इनको जान चुका है कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये कौन है? भारत देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। और ये कौन है, आइए मिलवाते हैं इनसे। ये है मेरे दोस्तों, ये लोटे शेरिंग। ठीक है, इनका नाम क्या मिलेगा आपको? लोटे शेरिंग। तो ये लोटे शेरिंग कौन है? लोटे शेरिंग आपको मिलेंगे कौन? भूटान के पीएम। ये वर्तमान में भूटान देश के प्रधानमंत्री हैं। और देखिएगा ये रहा भारत देश, और भारत देश में भूटान कहाँ बनता है? देखो ये पूरा भारत है, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें देखिएगा ये इधर आएंगे अपन, तो ये वेस्ट बंगाल जा रहा है इधर से, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इधर से वेस्ट बंगाल है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। और इसके बराबर में जो ये वाला जो देश है ना, ये वाइट जो आपको दिख रहा है, ये भूटान है। ठीक है, ये रहा भूटान। तो भूटान की राजधानी आपको पता होगी थिम्पू है, भूटान की राजधानी। अभी हाल ही में न्यूज़ क्या चर्चा में आई है कि भूटान के और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है। वो क्या हुआ है आइए जानते हैं। अभी हाल ही में भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच कोविड-19 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। एक्चुअली में उस रास्ते के माध्यम से दोनों ही राज्य क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक खोला गया? ये पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है जयगांव, और ये भूटान में एक जगह पड़ती है पशाखा। तो जयगांव से पशाखा तक के बीच में ये आना जाना रहेगा। इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होगा, व्यापार होता रहेगा। और वर्तमान में जो भूटान में जो भारत की राजदूत हैं, उनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज जी। आइए मिलवाते हैं इनसे। ये हैं रुचिरा कंबोज जी। ठीक है, मिलेगा इनसे। तो ये वर्तमान में कौन है? भूटान के लिए भारत देश की राजदूत। ठीक है, चलिएगा। तो ये थी एक न्यूज़। तो ये दोनों जगह याद रखिएगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा इनके अभी जो भूटान के राष्ट्रपति हैं लोटे शेरिंग, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक के लिए खोला गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगली न्यूज़ पर चलते हैं आज की। और देखिएगा अभी हाल ही में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों। ये हमारा भारत देश है, और एक्चुअल में क्या हुआ है, ये तेलंगाना। देखिएगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ से ये रहा तेलंगाना। देखो ये तेलंगाना है। ठीक है, भारत देश में ये तेलंगाना है। तो मैप पे जरूर जाइएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सा राज्य की सीमा किससे टच होती है। इधर ये महाराष्ट्र से टच कर रहा है, इधर ये कर्नाटक से टच कर रहा है, इधर ये आंध्र प्रदेश से टच कर रहा है, और इधर ये छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है। इतने राज्यों से टच करता है तेलंगाना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये कितने राज्य मैंने आपको बता दिए, जिन जिन राज्यों से ये तेलंगाना टच करता है अपनी सीमा को। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, क्या है? हैदराबाद है। चलिएगा आइए नज़र डालते हैं क्या है न्यूज़। एक्चुअल में अभी हाल ही में क्या हुआ है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो बढ़ रहे साइबर अपराध। एक्चुअल में साइबर अपराध क्या होते हैं आपको पता ही होगा, है, जिसमें डाटा वगैरह चोरी कर लिया जाता है हम लोगों का। तो ये सब साइबर अपराध हैं। तो ये काफ़ी गलत होते हैं, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग ठीक हैं, लेकिन फिर भी जैसे किसी का मान लो जीमेल आईडी है, तो किसी और की जीमेल आईडी को कोई और यूज़ कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है ना। मेल धड़ाधड़ जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता। राजस्थान में एक IAS ऑफिसर है जिनका नाम क्या है? टीना डाबी। मैं आपको इनके बारे में एक डिटेल बता ही दूँ। टीना डाबी का एक ट्विटर पेज था। इस ट्विटर पेज को, मतलब ट्विटर अकाउंट जो था इनका, तो उसको यूज़ कर रहा था कोई और, है ना। तो और वो इस प्रकार की न्यूज़ वहाँ पर आ रही थी, जिसमें टीना डाबी शायद वो न्यूज़ नहीं डाल सकती हैं। फाइनली उनके खिलाफ FIR भी हुई थी कि ये टीना डाबी द्वारा ऐसा क्यों ट्वीट किया जा रहा है। तो जब उन्होंने वहाँ के DM ने फिर इस बात को
देखा, ये एक्चुअल में ये IAS ऑफिसर है बट SDM है अभी, ठीक है, राजस्थान काडर में ही। तो वहाँ पर जो DM थे उस टाइम उन्होंने बोला कि देखो मैं जांच करता हूँ इसकी क्या वजह है क्या नहीं है, तब फाइनल पता चलेगा। तो ये सब क्या है, साइबर अपराध होते हैं। तो ऐसे साइबर अपराधों की जांच करने के लिए क्या किया है, तेलंगाना पुलिस ने एक अभियान चलाया है और इस अभियान का नाम क्या है, साइबर अभियान, ठीक है। साइबर अभियान तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है मेरे दोस्तों, चंद्रशेखर राव जी। आइए मिलवाते हैं इनसे, ये रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, ठीक है, चंद्रशेखर राव जी। और तेलंगाना जो कि वर्तमान में तेलंगाना है, और तेलंगाना की स्थापना कब होती है, 2014 में, आपको पता होगा। और इसके अलावा आपको इसमें बता दूं, इसकी राजधानी आपको हैदराबाद आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले ये जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में आता था, ये पूरा का पूरा एक देश लगता था, एक राज्य लगता था, उस राज्य का नाम क्या था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिएगा फिर आगे अपन देखेंगे। तो यहाँ से अगली न्यूज़ पर आते हैं। हाँ देखो, ये इसका लोगो है, ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। ये है साइबर अपराध का लोगो जो कि तेलंगाना पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा, वर्तमान में जो तेलंगाना के जो DGP हैं वो कौन है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ में बने हुए हैं इसलिए। तो ये राज्य के राज्यपाल वगैरह और जो मुख्यमंत्री हैं, DGP हैं या सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, इनको जरूर याद कर लिया करो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चलिएगा, अभी हाल ही में देखो ये क्या है, UNO, आप जानते ही होंगे इनके बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है भारत देश में भी। इसकी 75वीं वर्षगांठ कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना रहे हैं। तो एक्चुअल में जब UNO की स्थापना हुई थी तो भारत देश 50 फाउंडिंग मेंबर्स सदस्यों में भी ये शामिल था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसके अलावा जो UNO है वो 193 सदस्य देशों में शामिल है। सॉरी, वर्तमान में जो UNO में सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 193 सदस्य UNO में शामिल हो चुके हैं। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को, एक जो महान व्यक्ति रहे हैं उनको याद किया। वो महान व्यक्ति कौन है मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है वो उसका जो पहला अध्यक्ष है ना, उसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो कौन थे, वो भारतीय शख्स ही थे। इनका नाम था दीवन बहादुर सर आर्कोट रामास्वामी मुदलियार जी। ये भारत के ही शख्स हैं और ये पहली बार इसमें पहले शख्स रहे हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, इकोसॉक के, अर्थात ECOSOC। तो ये थी न्यूज़। UNO के बारे में छोटी डिटेल आपको बता दूं, UNO की जो स्थापना होती है मेरे दोस्तों वो कब हुई थी, वो हुई थी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो स्थापना हुई थी वो इसका स्थान कहाँ पर हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो जो अमेरिका में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। अमेरिका में पड़ता है ये शहर सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर स्थापित है UNO। और वर्तमान में UNO के जो अध्यक्ष हैं मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है। और ये जो UNO की स्थापना हुई थी वो एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन था, उसके जगह पर इसकी स्थापना हुई थी। वो कौन सा संगठन था मेरे दोस्तों, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस को समाप्त करने के बाद में UNO बना, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। एक्चुअल में लीग ऑफ नेशन जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके समाप्त होने पर 1919 अर्थात 1919 में ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उसके बाद में जाके इसकी स्थापना हुई थी। तो ये था एक डिटेल आज का ओवरव्यू। और ये कौन है मेरे दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको बता रहा था। ये भारत देश के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसमें सदस्य बने थे, इसके अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है, सदस्य तो बने थे, साथ ही साथ अध्यक्ष भी बने थे। चलिएगा अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखो ये क्या है, भारत देश का एक राज्य जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। तो वर्तमान में आगे जो CM है, आइए मिलते हैं इनसे। ये शिवराज सिंह चौहान, ये यहाँ के CM है। तो ये रहा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता ही होगी, है ना, क्या है, भोपाल। और ये भारत देश में यहाँ पर बनता है। ये देखो ये रहा मध्य प्रदेश, यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश सीमा उत्तर प्रदेश से, इधर राजस्थान से, इधर गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से,
इन राज्यों से यहाँ की इसकी सीमा टच होती है। और आपको बता दूं अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने जो वहाँ पर जो जेल हैं, जो 6 जेल हैं, जैसे जो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर, इन जगह की 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा कर दी है। अर्थात अब क्या होगा, जो जेल में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं या फिर ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोविड-19 के कुछ लक्षण हैं, उनके लिए कोरोना का इलाज, अर्थात कोरोना उनके लिए इलाज दिया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर्स की भी सुविधा अवेलेबल होगी। ये सब स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल हैं वो कौन है मेरे दोस्तों वर्तमान में, तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वही हैं यहाँ की भी राज्यपाल, जिनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल जी, जो कि एक महिला हैं। इससे पहले ये कहीं और की भी राज्यपाल रह चुकी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, और चलते चलते अपन कुछ छोटी मोटी न्यूज़ पर भी नज़र डालते चलें। देखिएगा, एक अगली न्यूज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये एक्चुअली भारत की ही न्यूज़ है, तो अपन भारत को ही सामने रख लेते हैं। देखिएगा क्या छोटी छोटी न्यूज़ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि अभी आपको पता होगा मिनी लॉकडाउन के बारे में कुछ डिटेल, कि मिनी लॉकडाउन वर्तमान में कहाँ पर चल रहा है, अर्थात 2 दिन का लॉकडाउन कहाँ पर चल रहा है, ये यूपी में चल रहा है। और इसी की तर्ज पर अभी हाल ही में जो यूपी के पड़ोस में एक राज्य है जो एक समय पे यूपी का हिस्सा हुआ करता था, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भी अब ऐसी घोषणा कर दी है कि वो भी मिनी लॉकडाउन अपने राज्य में रखेगा। चलिएगा, और फिर पहली न्यूज़ तो ये होगी। दूसरी न्यूज़ अपन देखेंगे तो LIC, जिसको लेके मैं एक बहुत जल्दी से एक अलग से आर्टिकल लेके आऊँगा और एक अलग वीडियो इस पर बनाऊँगा मेरे दोस्तों। मैं पूरी स्थिति समझाऊंगा, क्या चीन के विवाद हैं, क्या हैं, क्या भारत से ये क्यों विवाद हो रहा है LIC को लेके, तो ये विवाद लगातार बने हुए हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये गलवान घाटी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो गलवान घाटी को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिएगा, फिर आपको पता होना चाहिए राजस्थान में अपन देखेंगे, राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो डिप्टी CM थे सचिन पायलट, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, सॉरी उनको डिप्टी CM पद से हटा दिया गया है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, अशोक गहलोत जी, इन पर लगातार अब आरोप लग रहे हैं। तो इनकी CBI जांच, अर्थात जो फ़ोन टेपिंग को, देखो आज की न्यूज़ है कि फ़ोन टेपिंग को लेके अब इन पर CBI जांच की जा रही है, फ़ोन जिन जिन की रिकॉर्डिंग हुई है उनको लेके। और मायावती जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो ये बोल रही हैं कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ठीक ठाक नहीं है। अब यहाँ पर वास्तव में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, और ऐसा बोला जा रहा है मायावती जी के द्वारा। विकास दुबे के खिलाफ लगातार अन्य सबूत मिलते जा रहे हैं। विकास दुबे को लेके बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना, उनकी पत्नी को लेके कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें मिलती जा रही हैं। तो मैं आपको सब बताऊंगा, एक अलग से वीडियो विकास दुबे पर भी मैं बनाऊंगा। चलिएगा, फिर आपको पता होना चाहिए एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊँ। बिहार में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो बिहार में एक ट्रेन तो चल नहीं रही है अभी ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक जो ट्रेन चल रही है उसको लेके एक कार एक्सीडेंट हुआ था बिहार के पटना में। तो उसमें 3 लोगों की मौत अभी तक न्यूज़ सामने आई है, 3 लोगों की मौत होगी, बाकी के और लोगों की अभी तक इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये बिहार के पटना की बात है। और आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में जो एक देश है जिसका नाम क्या है, सूरीनामा, ठीक है, सूरीनाम एक देश है। और इस सूरीनाम देश में अभी हाल ही में एक नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इन राष्ट्रपति का नाम मेरे दोस्तों क्या है, ये न्यूज़ आप याद रख लो। इनका नाम क्या है, चंद्रिका प्रसाद, है ना, चंद्रिका प्रसाद जी, चंद्रिका प्रसाद। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रकाश संतोखी है ये एक्चुअल में सूरीनाम की अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये एक्चुअल में न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये मेरे दोस्तों कहाँ के हैं, आपको जानकर खुशी होगी, ये हमारे भारत देश के ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके रह रहे हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं मेरे दोस्तों, इसलिए चर्चा बने हुए हैं। तो बस इन्हीं चंद्रिका प्रसाद जी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और ऐसी अपडेट पाने के लिए और इससे और बेहतर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिए हमारी वीडियो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।